जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, davos का जो 2026 एडिशन है वो सिर्फ इकोनॉमिक फोरम नहीं रहा है, बल्कि ये कहना चाहिए कि एक जियोपॉलिटिकल टग ऑफ वॉर का एपिसेंटर बन चुका है। ग्लोबल एलीट सीईओज और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, यहाँ स्पिरिट ऑफ डायलॉग्स की बात कर रहे हैं। पर एजेंडा एक कंटेस्टेड वर्ल्ड ऑर्डर का है, जहां अमेरिका, यूरोप, चाइना और मिडिल पास सब अपने विजन्स का जो क्लैश है वो कर रहे हैं। जमीन पर सबसे ज्यादा गर्मा गर्म पॉलिटिक्स और इतना एकदम सारा कुछ जो डिस्कशन ग्रीनलैंड पर हो रहे हैं, बाकी जहां यूएस के टेरिटोरियल एम्बिशन की बात होती है, यू का उन्होंने अपना एक अलग ही उन्होंने अलार्म डाल दिया है। तो इस तरह की जो एक कैसी क्राइसिस को जो ट्रेडिशनल जो ट्रांस अटलांटिक यूनिटी है उसको पूरी तरह से हिलाकर रख रही है। साथ ही ईरान की जो टेंशन्स हैं, मिडिल ईस्ट से जो ग्लोबल डिप्लोमेटिक सर्किट जो सर्किट है, वो एक बड़ी जो वाइल्ड कार्ड है वो बहुत ज्यादा उस तरफ जाती हुई नजर आ रही है। तेहरान के अंदर हमने देखा कि जो मास रिटेलिएशन की जो धमकी है वो दी जा रही है, मिलिट्री अटैक्स मिल रहे हैं जवाब में। और इससे भी ज्यादा हम ये देख रहे हैं कि जो रीजनल स्टेबिलिटी है उसको भी फिर से क्वेश्चन मार्क के नीचे यहाँ पर डाल दिया गया है। तो इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में जो टेंशन और सिर्फ फिजिकल बॉर्डर्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि जो एआई और गवर्नेंस और टैरिफ वॉर्स और जो अलायंस और ये सारी चीजें हैं, वो एक स्ट्रेटेजिक शेकअप का जो हिस्सा है वो बन चुकी है। तो उसको थोड़ा विस्तार से और समझेंगे। मेरे साथ मौजूद है हिमांशु भट्ट जी, सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार अंबर जी, बहुत बहुत प्रणाम। हिमांशु जी, इतना कुछ क्योस पहले से ही हो रहा है, फिर davos में हमने देखा कि एक अलग ही लेवल का हमने तमाशा देखा। और ऑल्सो प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो स्पीच थी वो भी काफी अलग ही स्तर की नजर आए, काफी कंफ्यूज नजर आए क्या क्या बोल रहे थे वो। लेकिन जो davos में हमने डायलॉग देखा, तो ये जो वहां पर बात होती है, पर जब यूएस ईयू का की जो सॉवरेनिटी पर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर सवाल उठते हैं, तो बात यह है कि डिप्लोमेसी का फ्यूचर यहाँ से आपको क्या नजर आ रहा है? ग्रीनलैंड डिस्प्यूट है, ग्लोबल गवर्नेंस को पूरी तरह से पूरा एक बहुत बड़ा एक हाथ से धक्का नजर आता है। क्या जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो अब डिप्लोमेसी नहीं बल्कि कन्फ्रंटेशन का एक, ये कहना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म या अड्डा बन चुका है? देखिए, हम बात शुरू करें उससे पहले एक चीज समझ ले, ये चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना, हम लोग लकी, भाग्यशाली, मैं कहता हूं भाग्यशाली लोग हैं कि जो ये चीज को देख रहे हैं। आज से 5 साल पहले भी किसी को पता नहीं था कि इतनी जल्दी जल्दी ये सब हो जाएगा। ये बात बहुत सही है, बहुत मुमकिन है, मगर ये बात हम लोग समझते थे कि भारत के 15-20 साल के मोदी जैसे राज के बाद कुछ हिलता हुआ नजर आएगा, मगर ये तो 10वें 11वें साल में पूरा हिलने लगा। तो हमें एक चीज समझनी जरूरी है कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या। इसकी स्थापना की थी किसने? क्लॉस श्वाब ने। ही वाज अ फाउंडर एंड चेयरमैन, और 2025 तक तो वो चिटका हुआ था वहां पर। और ये क्लॉस श्वाब है कौन? वो सोरोस का, जॉर्ज सोरोस का पिट्ठू है। लोगों को नहीं पता, काफी लोगों को। तो WEF का जो भी एजेंडा आज तक चला, वो देख लो आप। यू विल फाइंड अ लेफ्टिस्ट एजेंडा बीइंग परस्यूड इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स, और जहां पर डेवलपिंग पावर्स को अपनी जगह मिलती नहीं थी कभी। मगर 2025 में एक तरफ तो ये कॉल श्वाब इज आल्सो 88 नाउ, तो उनकी उम्र की बात की गई, मगर ही वॉज किक्ड आउट। ही वॉज किक्ड आउट, और उसकी जगह किसको दिया, बैठाया गया? उसका नाम है पीटर बराक लेटमेट। ही वॉज ए वाइस चेयरमैन, उसको चेयरमैन बना दिया गया, एक्टिंग चेयरमैन। और उसके 4 महीने के बाद दे को-ऑप्टेड अ को-चेयरमैन एज, किसको बनाया? लैरी फिंक को। वो ब्लैक रॉक का सीईओ है। काफी लोगों को पता है कि ब्लैक रॉक मतलब एज बिग एज एन यूरोपियन इकोनॉमी।
18 से 20 ट्रिलियन की मल्टीनेशनल है। और ब्लैक रॉक कहां बैठती है, एवरीवन नोस। ये तो हो गया वर्ल्ड फोरम का। दूसरी तरफ मैं जाता हूं, आज तारीख कौन सी हो गई, 24 जनवरी। बराबर 1 साल और 4 महीना हुआ डोनाल्ड ट्रंप का राज्याभिषेक हुआ। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप का शपथ विधि था। उस वक्त मध्यस्थ सीट पर कौन आरूढ़ था, एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर। शुरू के 3 महीने में ऐसा लगा कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप जॉर्ज सोरोस के साम्राज्य को छिन्न भिन्न करने में लगा है। पहले 3 महीने आप देखो, किस किस का फंडिंग काटा गया, क्या कर दिया गया। ये वही जॉर्ज सोरोस है जिसने प्लेज किया था 2024 में भारत के चुनाव के वक्त, उसने 1 बिलियन प्लेज किया था। वो बोलता था 2029 में मैं जरूरत पड़ेगी तो $1 ट्रिलियन भी डालूंगा, मगर मोदी को फिर से सत्ता पे नहीं बैठने दूंगा। ये हकीकत है। दूसरी हकीकत, आज मतलब कल दावोस में जाके ट्रंप ने क्या बताया, 1 साल में उलट पुलट, एक सीधा था, सीधा चक्कर एकदम उल्टा हो गया। दूसरी तरफ भारत ने कभी 250 से बड़ा, 250 से बड़ा डेलीगेशन दावोस में इकोनॉमिक फोरम में आज तक नहीं भेजा। इस वक्त का डेलीगेशन क्या बोलता है, 450 पीपल विद अ स्पेशल सीईओज ऑफ वुमेन। और उनकी अगुवाई कौन कर रही है, स्मृति ईरानी। उससे भी बड़ी बात, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इकोनॉमिक फोरम का आपकी अगुवाई कौन कर रहा है, योर एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल। डोवल साहब तो कहीं दिखते ही नहीं। वो तो अभी पता चला कि जब किसी ने ट्वीट कर दिया कि साथ में बैठे हुए, विमान में साथ में बैठे हुए डोवल साहब दिख गए, तब पता चला कि डोवल साहब जा रहे हैं। He is leading this delegation, 450 strong delegation. Ashwini Vaishnav is doing a poster boy's job. Backroom dealings are being handled by Bharat's नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो इसका मायना क्या निकलता है वो समझो। एक तरफ ट्रम्प जो 100 इंडस्ट्रियलिस्ट का डिनर बुलाता है विश्व भर के, उसमें से 7 लोग भारतीय हैं, और उसमें भी अदानी अंबानी नहीं है। याद रखना, अदानी अंबानी आर टू बिग फॉर दिस। They have already got their seat in so-called deep state. उनके क्राउन काउंसिल में, उनके उसमें उनको तो सीट मिल चुका है, बाकी के लोग भी आ रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है वहां पर, क्या इकोनॉमिक चर्चाएं हो रही है? और दावोस के इकोनॉमिक फोरम में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, क्या किसी राष्ट्र का प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट जाके, जैसे मार्क कार्नी ने किया, व्हाट डिड ही से, इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल यू आर इन द मेनू। मतलब क्या हो गया, टू हुम वाज ही सेइंग? वो किसको बता रहे थे, मिडिल पावर्स को बता रहे थे। ही वाज टेलिंग इट टू फ्रांस, ही वाज टेलिंग इट टू इटली, ही वाज टेलिंग इट टू जर्मनी, that if you are not on the table you are in the menu, means USA will eat you। वहां से बात शुरू हुई साहब, और वहां को एनवीडिया वाला संबोधता है, लैरी फिंक बैंकरूम में बैठा है। जस्ट इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग। द एंटायर फोकस इज शिफ्टिंग फ्रॉम वेस्ट टू समवेयर इन एशिया। ईयू वाली उर्सुला एंड्रूस हमेशा मैं बोल देता हूं उर्सुला वंडरलैंड, एक्चुअली व्हाट शी डज, आज से 1 साल पहले जो भारत को गालियां निकालती थी,
कि द इंडियंस हैंड आर मेडल्ड विद ब्लड, यू आर फनलिंग, यू आर फाइनेंसिंग यूक्रेन वॉर। क्या कर रही है वो? क्या बोला उसने दावोस में? वी आर गोइंग टू डू मदर ऑफ ऑल डील्स। और आज तो 24 जनवरी है, हमें सिर्फ 3 दिन वेट करने की जरूरत है। ऑन 26 इंडो EU deal, 850 billion euros in 10 years time. It amounts to more than $1 trillion. सर ऐसे ही हो जाती है क्या अंबर जी, किसी के हाँ कहने के बगैर? किसी के हाँ कहने के बगैर ये डील हो जाती है? जो EU कमिश्नर, रट की बात तो छोड़ दो, वो तो नहीं बोला, मगर वॉन्डरलैंड ने जब बोला तब उनकी कनपट्टी खींची गई थी। यूएस के सपोर्ट में जब बोला, ग्रीनलैंड की बात हो रही है ना, ये लोग बोलते हैं कि हम आपको, आपके जो अड्डे हैं, सैन्य अड्डे हैं 800, देयर आर अबाउट 800 मिलिट्री बेसिस ऑफ यूएसए। कैन यूरोप डू इट? यूरोप तो कर नहीं पाएगा, उनके पास तो सेना नहीं है, उनके पास हथियार भी नहीं है, तो क्या करेगा यूरोप? रिटेलिएट तो करेगा, मगर कैसे करेगा? अगर मान लो, हाइपोथेटिकली हम मान लेते हैं कि एक दिन जैसे ट्रम्प को हर थोड़े दिन में एक बारी सनक आती है, वैसे एक बारी सनक फिर से आ गई और उसने अपनी थोड़ी सी आर्मी जाके ग्रीनलैंड में बिठा दी, तो कैन यूरोप फाइट इट? काइनेटिक वॉर, कैन यूरोप फाइट इट? यूरोप कैनॉट फाइट इट। What will Europe do, sir? The basic thing what that Europe will do is, USA must not forget that इनके 800 अड्डे, मिलिट्री अड्डे तो है ही, साथ में this economic forum is chosen to give a clear indication to Donald Trump that US has छोटी बड़ी करके 15,000 कंपनीज यूरोपियन यूनियन में एग्जिस्ट करती है। अगर उनके एसेट्स जैसे EU ने फ्रीज किए थे रशियन एसेट्स, वैसे ही EU ने फिर से यूएस के एसेट्स फ्रीज कर दिए, तो ये 15,000 कंपनियों के एसेट्स फ्रीज कर दिए, क्या होगा? ये जो अभी धीरे 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 ट्रम्प जो टैको कर रहा है ना, बिकॉज ही ऑलवेज डज, यू नो, पीछे तो वो हटा ही है, वो बोलता कुछ है, बराबर है, बट देन व्हाट ही डज इज ही ऑलवेज कम्स बैक। और दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन के लिए अभी हम लोग बोल रहे हैं मदर ऑफ ऑल डील्स, ये वो उर्सुला वॉन डर लेयन को बोलने की क्या जरूरत है? अश्विनी वैष्णव कैन से दैट, बट व्हाई इज इट दैट यूरोपियन यूनियन पीपल आर सेइंग दिस मदर ऑफ ऑल डील्स? तो जरूरत किसको है? भारत को है या यूरोपियन यूनियन को है? See, on one side, we have already had a submarine deal when German Chancellor was here. Next month, Emmanuel Macron from France is already coming for a Rafale deal. दोनों के बीच में सैंडविच है EU की 850 बिलियन यूरो की डील। ये डील होने के साथ में सबसे ज्यादा अगर मार पड़ेगा, किसको पड़ेगा? यूएस को पड़ेगा। आज यूएस ने जिसके ऊपर, तुम्हारे जो प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ नहीं लगाई है, फॉर एग्जांपल जेनेरिक मेडिसिन, अगर भारत के मैन्युफैक्चरर्स ने आफ्टर दैट डील स्टार्टेड डाइवर्टिंग जेनेरिक मेडिसिन, अंबर जी, यूएस की जगह में यूरोप के डेस्टिनेशंस में शिप करनी चालू कर दी, तो 3 महीने में यूएस की हालत क्या होगी? हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की यूएस के 3 महीने के अंदर हालत क्या होगी? तो बहुत कुछ बदल रहा है ऐसे ऐसे। तो इन चीजों को हम जब नजर में लाते हैं और ध्यान में रख के बात करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज
already has a partner in BlackRock. BlackRock is invested in Ambani's. The same way, other big two have somewhere invested in Adani's. आप हाइफा पोर्ट ऐसे ही नहीं चला पाते. In a permanent type of a war zone situation, how will you run a Haifa port? ये बातें हैं जो बाहर कभी नहीं आएगी, और ये बातें जिनको समझ में आती है वो राष्ट्र भारत के साथ में आके 2 घंटे में ऐसी कोई बड़ी बात करके जाते हैं, ऐसा कोई रिश्ता बना के जाते हैं जहां पर पूरा का पूरा वेस्ट एशिया, मुझे तो ताज्जुब नहीं होगा अगले 5 साल में पूरा का पूरा वेस्ट एशिया के ऊपर की आकाश में अगर भारतीय विमान उसकी निगरानी कर रहे हो. See, remember one thing. Saudi Arabia wants a nuclear bomb. उसकी नजर हमेशा से पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल पर रही है. ऐसे रिपोर्ट्स भी आ चुके हैं 2023, 24, 25 के अंदर कि जहां पर जैसी फैसिलिटी पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल को स्टोर करने की पाकिस्तान में है, वैसी ही डिट्टो डुप्लीकेट फैसिलिटी सऊदी अरेबिया में बन चुकी है. अभी हम बात कर रहे हैं एक तरफ सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के मिलिट्री पैक्ट की, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ पाकिस्तान फॉर मनी अपने न्यूक्लियर आर्सेनल भी सऊदी अरेबिया को दे दे. और आज की स्थिति में anybody who will be most worried will be UAE. अगर सऊदीया के पास में कुछ ऐसा आया तो उससे सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होगी? See, your MBZ doesn't come like that कि 4 घंटे का फ्लाई करके 2 घंटे भारत में रह के फिर 4 घंटे का फ्लाई करेगा. वो कोई गोलगप्पे खाने नहीं आया था भाई, वो तो कुछ काम के लिए आया था. दिखाने के लिए तो बहुत सी चीजें हमने की बायलैटरल, और वो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि राष्ट्रों के बीच में बायलैटरल बातें होती है तो वो उसकी पूर्व भूमिका 2-4 महीने से चलती होती है. मगर जो चीजें बंद कमरे में बात की जाती है, जिसका कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं होता, जो दो नेताओं के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस की बात होती है, वो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती है. सो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड दैट some sort of nuclear military arrangement is made. I will not be surprised if UAE skies are protected by Akash missile system and nothing else. और USA के मिसाइल्स के बजाय UAE will use BrahMos. I will not be surprised. तो ये जो 2 घंटे की मुलाकात थी ना, और एक बात मत भूल जाओ कि पाकिस्तान के फौजी फाउंडेशन में MBZ मतलब UAE मालिकाना हक ले चुका है. अभी शिकार के लिए आज से महीने पहले, शायद 15 दिन महीने पहले वो पाकिस्तान गया था, और पाकिस्तान से MBZ वो वहां शिकार करते करते उन्होंने कुछ किया. तो ये जो खैरात दी जाती है ना, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को देता है, UAE देता है, हमारे काफी लोग बूम करते हैं कि ये इनको इतनी खैरात देते हैं, इनसे दोस्ती क्यों? उसकी वजह होती है. जस्ट इमेजिन पाकिस्तान फौजी फाउंडेशन which is run by military there is owned by UAE's MBZ, and MBZ has a security treaty of UAE with Bharat. मतलब क्या हुआ? भारत को पाकिस्तान जैसे कंगले से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है.
हम उसको खत्म करना है तो ऐसे ही कर लेंगे, बस थोड़ी धीरज चाहिए। और जिसे हम गुजराती में कहते हैं ना, बनिया बुद्धि। देखिए आज भारत के ऊपर जो राज कर रहे हैं ना, 3-4 पीपल हु मैटर द मोस्ट, उनके कैरेक्टर को अगर भारत की राजनीति जिस तरह चल रही है, मैं तो ह्यूमन कैरेक्टर को समझ के बात करता हूं, और वो क्या करेगा। जैसे कहते हैं ना कि मोदी जी खिचड़ी ठंडी करके खाते हैं, गरम नहीं खाता मैं कुछ भी, ठंडा करके ही खाता हूं। तो आज जो दाओस में, क्यों आज के जिक्र क्यों कर रहा हूं ज्यादा जनवरी 20 के आजू बाजू का समय, ये जो समय है ना, ये समय से आज अगले 5 साल में भारतीय इकोनॉमी कहां जाके खड़ी होगी, और क्या हमें काइनेटिक वॉर में फंसना पड़ेगा या नहीं, ये भी तय हो जाएगा। कि जैसे आपने ईरान की बात छेड़ी थी, क्या भारत कोई भी तरह से ईरान के साथ हो या यूएस के साथ या काइनेटिक वॉर में आएगा? नहीं, वो तो हमारा देखने का समय है। एक टेक्टिकल रिट्रीट आपने चाबार में कर ली, क्यों कर ली? क्योंकि आपको किसी भी प्रकार के काइनेटिक घर्षण से दूर रहना है। पिछले 3-3.5 साल से अमेरिका हम पे दबाव बना रहा है कि आप चाइना से कहीं ना कहीं जाके भिड़ो, मगर हम करते नहीं वो। पिछले 1.5-1.5-2 साल से अमेरिकन थिंक टैंक और अमेरिकन सेक्रेटरीज, अमेरिकन मिनिस्टर्स आपको डेली तौर पे कहते रहते हैं कि आप रशियन तेल लेना बंद करो। वैश्विक निवेदन भी आते हैं लुटनिक जैसे के, तो कि भारत में तेल की आयात कम कर दी। एक्चुअली दैट इज नॉट द केस। हम सीधा जवाब नहीं देते, वी डोंट से एनीथिंग, बट वी हैव इंक्रीज 40% ऑयल इनटेक फ्रॉम रशिया। We have in actual fact increased 40%, और वही तेल हम प्रोसेस करके, रिफाइन करके यूरोप को बेच रहे हैं, यूएस को भी दे रहे हैं। सऊदी अरेबिया आजकल पाकिस्तान की ओर देख रहा है, भारत को थोड़ा इग्नोर कर रहा है। क्यों? ऐसा कहने वाले लोग हैं, उनके लिए सीधा जवाब है, टुडे इंडिया या भारत इज नंबर 1 इन ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल प्रोसेसिंग में। सऊदी अरेबिया नहीं। भारत अपना ऑयल पैदा नहीं करता, फिर भी विश्व का नंबर 1 ऑयल प्रोसेसर है, ऑयल रिफाइनर है, क्रूड ऑयल रिफाइनर। रिलायंस की फैक्ट्रियों के अंदर हैवी से हैवी किस्म का क्रूड भी रिफाइन होता है। इसी वजह से आपको याद होगा यूएस ने अंबानी को 6 महीने का एक्सटेंशन दिया था, अप्रैल तक ये साल के, क्या आप रिफाइन कर सकते हो, क्योंकि उनको रिफाइन करने के लिए कोई जगह तो चाहिए। एंड विच इज हर्टिंग व्हाट हुम? डायरेक्टली टू सऊदी अरेबिया। क्योंकि देखिए आप मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में लोग बात करते हैं, एवरीबडी थिंक्स दैट ये सब इकोनॉमीज ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। सही बात है, सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी आज भी ऑयल पे डिपेंडेंट है, मगर यूएई की नहीं। यूएई का ऑयल खत्म हो रहा है, हो गया है। UAE's economy is dependent on gas to an extent, but that is only 29%. When compared to that, Saudi Arabian economy is about 69-70% dependent on oil. UAE has diversified itself into a trading hub. तो यूएई से आपको ताजुब होगा, मैं एक फिगर दूंगा तो, कि हमने यूएई माल भेजा, भारत में यूएई माल भेजा, और यूएई से दूसरे देशों में वो उनका लेबल लग के चला गया। वो अमाउंट कितना है टैरिफ के बाद? $8 बिलियन। इतना ज्यादा व्यापार हो चुका है।
इसमें तो यूएई का भी फायदा है, बिकॉज यूएई इज ऑल्सो मेकिंग मनी। तो जब 2 घंटे की मुलाकात होती है ना, तो वो जो प्रेस नोट में देखा जाता है, हम पत्रकारिता में एक चीज सीखते थे, रीड बिटवीन द लाइन्स। 2 पन्ने का प्रेस रिलीज जो होता है ना, उससे ज्यादा वो 2 पन्ने में अगर 60 लाइन है, तो वो 60 लाइनों के बीच में क्या लिखा है ना, उसको समझने की कोशिश करो। अगर यू जैसे बोल रहा हूं ना कि ये अमेरिकन सिस्टम्स विल नॉट बी देयर इन यूएई नाउ, क्योंकि जो भूमिका एक जमाने में कतर ने अदा की थी और वो अमेरिका का बहुत खास बन गया, अमेरिकी बेस बना, इन अ डिफरेंट वे ऑन द अदर साइड आई सी यूएई डूइंग दैट। और दूसरी बात, यूएई इज प्रैक्टिकल इनफ टू डू हैव वेरी गुड रिलेशंस विद इजराइल आल्सो। तो ये जो ट्रायंगल बनता है ना यहां पर मिडल ईस्ट में, इंडिया विल प्ले अ वेरी हैवी पैसिव रोल, अ वेरी बिग पैसिव रोल। हम लोग ऐसे देखने के लिए तो कुछ नहीं करेंगे, but so many things will be said there, and so many things will have an Indian hand in that. और उस लिहाज से जब हम देखते हैं ना कि when Mike Carney says if you are not on the table you are on the menu, भारत के लिए खतरा नहीं है, क्योंकि भारत टेबल पे बैठा है। भारत को डिसाइड करना है मेनू में से क्या खाना, भले ट्रंप बुमाबुम करता रहे, but in real sense does he have the financial muscle? आप ग्रीनलैंड की बात कर रही थी, does he have the financial muscle to kinetically attack in Greenland and Iran? Can he afford his boots on the ground in Iran? चलो मान लिया कि पाकिस्तान ने सब बेसिस उसको दे दिए, यूएस को दे दिए, क्या आप सोचती है कि कभी अमेरिकन ईरान के अंदर अपने बूट्स डालेंगे, मतलब अपने सोल्जर्स को ले जाएंगे? कभी नहीं होगा ये। वियतनाम में उन्होंने हाथ जलाए हुए हैं, अफगानिस्तान में जलाए हुए हैं, इराक में क्या हुआ देखो, कितनी तकलीफ हुई। मोसूल जैसी चीज लेने के लिए उनको महीना लगा इराक में। आज कर्ड्स को वो लोग, कुर्दिस्तान वाले लोगों को वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मगर कितनी तकलीफ हुई आईसिस को, आईसिस के लिए। आईसिस का क्या हो गया? आज फिर से बैठ खड़ा हो रहा है आईसिस। तो इस हिसाब से जब देखते हैं ना, जब पूरा गैमेट देखते हैं हम, खाली भारत को नहीं, भारतीय पर्सपेक्टिव के साथ में जब हम देखते हैं, तब यह दिखता है कि ये दावोस का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो इस साल का था, दैट वाज अ पाथ ब्रेकिंग वन। इकोनॉमी की खाली बात नहीं हुई, जैसे आपने शुरू में बताया, सही बताया कि डिप्लोमेसी। और देखिए डिप्लोमेसी में तो हम लोग क्लियर सिग्नल्स देते हैं, भारत गाली गलौच नहीं करता मगर क्लियर सिग्नल देता है। कैसे? यूरोपियन यूनियन को भी भारत ने एक चिमकी दे दी है। यूरोपियन यूनियन आज बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा है ना, क्योंकि हमें फ्री ट्रेड करनी है ईयू के साथ में, मदर ऑफ ऑल डील्स इन द वर्ड्स ऑफ उर्सुला वॉन डर लेyen। मगर भारत ने क्या बोला उनको? भारत ईयू को नहीं बोलता है, भारत पोलैंड को बोलता है। जयशंकर ने पोलैंड को बोल दिया कि इफ यू आर गोइंग टू हैव रिलेशनशिप विद अ टेररिस्ट कंट्री, वी डोंट नीड यू। The writing is very, very clear. The way European Union is keeping their hands off China, they will have to keep their total hands off Pakistan. If a free trade deal type of an agreement is working out with EU and where defense is a big contributor. तो कभी कभी क्या होता है कि एक ओपोनेंट को मारने के लिए आपको नॉन काइनेटिक 15 मीन्स को एडॉप्ट करना पड़ता है, और नसीब से
आज भारत के लिए स्थिति ये निर्मित होती जा रही है एक के बाद एक कि वी कैन अफोर्ड इट, और हम लोग कर रहे हैं। तो ये लैरी फिंच जो बैठा हुआ है ना, मेरे हिसाब से तो ब्लैक रॉक, स्ट्रेट स्ट्रीट एंड वैनगार्ड आर रूलिंग द वर्ल्ड, and they mean business that the world needs to change. And to bring about that change, what you need is a chaos. And to create a chaos, a joker like Donald Trump was brought in. His job was to disrupt the world. पूरे विश्व को अंधाधुंधी में डाल देना वो डोनाल्ड ट्रंप का काम था। उसने पहले 3 महीने ऐसी चीजें की जिससे भारतीय बहुत खुश हो गए, मगर जब उसने टैरिफ शुरू की और जो खेल शुरू किए, जो युद्ध शुरू किए, उससे पूरे विश्व को पता लग गया, धीरे धीरे ये चीजें समझ में आ गई कि इसको बिठाया ही इसके लिए गया। व्यक्तिगत तौर पे वो आदमी एक मेगैलोमेनियक जैसा है, हाईली इगोइस्टिक, और उसको डिसरप्शन करने के लिए, केओस क्रिएट करने के लिए विश्व में लाया गया है। अब जब डोनाल्ड ट्रंप जैसा केओस क्रिएटर है तो व्हाई यू नीड जॉर्ज सोरोस? अभी समझ में बात आ रही है कि क्लॉस श्वेब को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का चेयरमैनशिप उनके हाथ में से ले लिया गया, एंड दे इंजेक्टेड BlackRock CEO as a co-chair there. The world is changing, the order is going to change. और भारत का NSA जाके जब भारतीय डेलीगेशन को लीड करता है, मतलब there are going to be some important slots in the deep seats round table where people from Bharat will find a place. It is very, very, very clear. और वो चीज काफी लोग बता चुके हैं जी। हमें तो दिखता भी है यहाँ पर, क्योंकि आप जब तक ये कैरेक्टर्स को नहीं जानोगे आप समझोगे नहीं कि आखिर चल क्या रहा है। बिल्कुल बिल्कुल समझ नहीं आएगा लोगों के कि ये सब हो क्या रहा है। और आपने हिमांशु जी काफी विस्तार से इसके पीछे की जो कहानी है, जो आज हम चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर देख रहे हैं, वो सिर्फ बॉर्डर्स और टेरिटरीज के नाम पे तो नहीं है, बल्कि पूरा ये नैरेटिव, पॉलिटिक्स, रिसोर्सेज बैटल्स और अलायंस और ये सारी टेक्नोलॉजी, राइवलरी और कॉम्प्लेक्स जो पूरा ये मैश बन गया, तो उसको आपने बहुत अच्छे से विस्तार से हमें समझाया। उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।